no party will go, or the particular code will not have a jurisdiction. You cannot absolutely bar the jurisdiction. That's hmm. Hmm. तो सेविंग ऑफ ए गारंटी, तो क्या आपको क्या समझ में आया उसमें? तो एक्चुअली क्या है ना कि देखो वो सब डिफाइन है उसमें, एक्सप्लेनेशन क्लास भी है उसमें, बैंक भी डिफाइन है, बैंकिंग कंपनी भी डिफाइन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल अकाउंट by which any bank or financial institution stipulate a term, so all other financial institutions, they recognize, means the statutory financial institutions जितने भी हैं, वो आप कोई स्टेटूटरी कमेटी बनाए हैं, कोई स्टेटूटरी बनाते हैं, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड। आप पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस समझो, आप पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक समझ जाओ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देयर में बी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन अदर देन बैंक ऑल्सो, आप समझ रहे हो? तो वो उस सेंस में, देखो बैंक इज वन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हो, ठीक है ना? हाँ, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब देखो बैंक होता है, उसका काम ऐसा मतलब एक जहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलते हैं, और उसमें आप मनी सेव कर सकते हैं ऑल दैट। कुछ बैंक होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए लोन देते हैं। इसके अलावा चिट फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के गोल्डन बैंक्स हैं। तो द पॉइंट इज दैट द सेक्शन अप्लाई टू दी public bank as well as the public financial institutions. Huh? So that should be keep in mind. This section shall not render any illegal a contract in writing by which any bank or financial institution stipulate a term, एक term stipulate करता है in a guarantee or in an agreement making a provision for guarantee for extinguishment of the right or discharge of any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of specified period, which is not less than 1 year from the date of occurring or non-occurring of a specified event for extinguishment or discharge of such party from the said liability. और जो आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं ना, इन एक्सेप्शन 3 द एक्सप्रेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो जो आपने सवाल पूछा है उसमें सिर्फ बैंक नहीं है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया। वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि 4A ऑफ द कंपनी एक्ट में डिफाइन है, वो सारे हैं। अब आप 4A देख लीजिएगा कंपनी एक्ट में कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक तो ये बात, दूसरी चीज आप ये समझिए ये एक्सेप्शन बनाया क्यों गया है। क्योंकि ये देखिए गारंटी को लेके है। गारंटी जब आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तभी गारंटर की जरूरत होती है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी करते हैं। हाँ, तो जब आपको हैवी लोन लेना होता है तो गारंटर की आपकी जरूरत होती है। मैंने एक दिन क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।
बेसिकली ये लोन में जरूरत होती है कि जब आपको लोन चाहिए, तो आपकी मार्केट में इतनी क्रेडिट नहीं है, ठीक है ना, कि आपको बैंक लोन दे। तो बैंक में जो बड़े खाता धारक होते हैं, बड़े अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है और उनकी क्रेडिट बड़ी अच्छी है बैंक की नज़र में, उन्होंने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, सिविल उनका अच्छा है, तो जनरली ऐसे लोगों की गारंटी पे बैंक लोन दे देता है छोटी पूंजी वाले लोगों के लिए, या जिनकी मार्केट में कोई क्रेडिट नहीं है, नया नया बिजनेस उन्होंने स्टैब्लिश किया है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे बिजनेस करके वो भी अपनी जब ट्रांजेक्शन होता रहता है वो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, फिर उनका आईटीआर जाता है, बैंक के रिलेशन ट्रांजेक्शन बैंक भी देखता है, तो फिर सब्सिक्वेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी अच्छे गारंटर हो जाते हैं। लेकिन अभी ये के लिए होता है, तो उस केस में क्या है ना कि जो गारंटी देता है वो कहता है भाई देखो मैं साल भर तो गारंटी लूंगा, या एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो गारंटी ले लेगा, बट वो ऐसा नहीं है कि हर टाइप ऑफ देता है। या तो ये एग्रीमेंट में ही लिखा रहेगा कि मतलब आपकी लाइबिलिटी, वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर रहा है कि इस डेट के बाद अगर कोई ये डिफॉल्ट करेंगे, या बैंक मान लो कोई गारंटर पकड़ के ले आते देने के लिए, कई बार बैंक जरूरी होती है उनसे कि भाई चलो ठीक है साल भर की आप गारंटी ले लो इसकी, ताकि हम अपना कोटा पूरा कर लें, लोन दे दें, क्योंकि उसमें आरबीआई के डायरेक्शंस भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, बैंकों की रेट भी होती है कि वो कितना लोन दे रहे हैं निधि को, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो जरूरत दोनों की है कि मार्केट में नए लोगों को लोन दिया जाए, जो लोन ले रहा है उसकी भी और बैंक की भी जरूरत है। बट पॉइंट ये है कि आज बैंक मैनेजर लोन तो दे देगा, लेकिन जो बैंक के रूल से ऊपर के जो अधिकारी हैं वो पूछेंगे कि भाई किसकी सिक्योरिटी, किसकी गारंटी पे तुमने लोन दिया। तो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए कोई ब्रांच मैनेजर, कोई रीजनल मैनेजर ऐसे ही लोन नहीं दे सकता है, तो फिर उनको गारंटर चाहिए होते हैं। गारंटर कौन होते हैं? अच्छा वो क्यों गारंटी, क्या प्रॉफिट है? अब देखो इंटरेस्ट तो बड़ा इशू नहीं है, इससे उनका सिविल अच्छा होता है, एक तो एक बात, दूसरे क्योंकि उनको हैवी लोन्स चाहिए होते हैं, बड़े बड़े लोन चाहिए होते हैं, तो वो छोटे वाले जो छोटे लोन ले रहे होते हैं उनके वो गारंटर बनते हैं, तो इससे उनकी क्रेडिट बढ़ती है कि भाई जो लोन पे जिन्होंने वो गारंटी दिया वो लोन टाइमली पेमेंट हो रहा है। मान लो वो 4-5 लोगों के गारंटर बने हुए हैं, वो लोग टाइमली पेमेंट कर रहे हैं लोन, ठीक है। अब ये जो गारंटर है इसको मान लो 50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो चूंकि इसका सिविल बढ़िया है, बैंक से रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, और इसकी कोई देनदारी नहीं है, ड्यू नहीं है इसके ऊपर, जब जब इसने लोन लिया है, जिन जिन लोगों ने इसको गारंटी रख के लोन लिया है वो लोग लगातार पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसी को मतलब सिविल निकाला जाता है। अभी आप यू आर ऑल टू यंग, कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि जब आप होम लोन लेने जाएंगे, कार लोन लेने जाएंगे, तो देखा जाएगा कि आपने पहले कोई लोन लिया है या नहीं, और उसका पेमेंट किया है या नहीं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, तो इस तरह से आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, ठीक है। आप लगातार आईटीआर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है यहाँ, कि अगर बैंक कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर रहा है या तो गारंटर के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ कि भाई ये इतने दिन की रहेगी, इसके बाद कोर्ट में आप अगर डिफॉल्ट करते हैं तो गारंटर के खिलाफ आप नहीं जा सकते, तो बेसिकली तो ये लीगल प्रोसीडिंग से रिस्ट्रेन कर रहा है, लेकिन डेलिबरेटली इसको एक्सेप्शन बना दिया है। अदरवाइज मार्केट में कोई गारंटर बनेगा ही नहीं, किसी को कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप एक तरह से कह रहे हैं, बिजनेस को, स्मॉल बिजनेसेस को ईज करने के लिए छोटे लोन लेने वाले को गारंटर आसानी से मिल सके, बैंक आसानी से लोन दे सके, और मतलब दीज आर सर्टेन कॉमन, देयर आर अदर रीजंस आल्सो,
Is that clear, Mr. Aryan Gandhi, to you? अब देखो आप ऐसा सुनो, मैं बता दूं, you meet me after the class. What you are asking is something relevant in CS exams, something relevant in other exams, not in our academic exams. So we will discuss after the class, because the syllabus is running behind, and then we have to touch to the other important topics. And this much deeper, I happy and appreciate your concern that you are reading it, but actually it is not required from your academic point of view examinations. But those means we will be meeting after the class. You wait after the attendance. We will discuss. Are those they have the further, they want of further discussions? कि क्यों 1 year है, कभी कभी 3 year होता है, तो we will discuss to that. इस तरह के सवाल CS के एग्जाम्स में आते हैं इसको लेके. आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो एक्सेप्शन. हाँ, CS में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक टू दी वेजरिंग एग्रीमेंट. तो कल हमने देखा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में कि क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल्स. तो एनीवन वुड लाइक preferably video on what the essential features with this carbolic smoke ball company case. Which agreements will be called as weathering agreement? How the court will reach to the conclusion? What essentials are to be tested when an agreement is alleged to be not enforceable on the ground that it is a weathering agreement? नॉट इन्फोर्स. एक पार्टी कह रही है कि इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा कह रहा है नहीं, इसमें वेजरिंग एलिमेंट्स के वेजरिंग एग्रीमेंट के एलिमेंट्स है, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सफुल, देयरफॉर इट इज वायर्ड एज पर सेक्शन 30. तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में क्राइटेरिया लेट डाउन की गई, एंसन ने भी डिसाइन किया. तो कल हमने उसको डिस्कस किया था. तो एनीवन हैज रेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड at least something? किसी ने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का क्या रिलेशन है और वहां क्या डिफाइन किया गया? Am I audible or not? हाँ भाई, anyone? Yes, Mr. Gandhi, you have raised the hand. Would you like to speak on this? देखो 22 मई को एग्जाम आपने ही लिखना है, and comparatively I am taking much time than other teachers. That too this topic, ठीक है, कुछ एक सेक्शंस में तो ये टॉपिक मतलब बड़ा मतलब क्वाइट ऑब्वियस है कि बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट अगर पूछ दिया गया तो कल हमने डिस्कस करा था, ठीक है ना. तो दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ. पहली चीज तो ये है कि एक वादा होना चाहिए, या तो पैसा दिया जाएगा या तो कुछ ऐसा जिसकी पैसे से वैल्यू निकाली जा सकती है. तब ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम जीते तो लव यू और तुम हारे तो आई विल मॉनेटरी नहीं है, इमोशंस. तो वादे में जो वादा हो बेसिकली हार जीत में, वो ये हो कि हारने पे या जीत मतलब इतना मिलेगा मॉनेटरी से, जीतने में इतना लूज करूंगा, मतलब लूज होगा, मॉनेटरी सेंस होना चाहिए. द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन द हैपनिंग ऑफ और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो दूसरी चीज तो एक कंटीजेंसी होनी चाहिए.
जो शर्त है वो इस पे बेस्ड हो, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। तो फ्यूचर इवेंट of the happening or not happening of a future uncertain event. And each party must be the mutual chance of loss and win. So either party must have win or lose, and there should not be any other interest in that than the stake of winning or losing. It is wagering agreement. अब चलो जरा कुछ देखते हैं, गैम्बलिंग एग्रीमेंट और नॉट, व्हाट डू यू थिंक? Yes, आप अप्लाई, तो गैम्बलिंग इज ए wagering एग्रीमेंट और नॉट? अच्छा, दोनों कुछ लोग उनसे आप बता दो कि देयर इज ए टू रीजन, एक तो they are late, so therefore second meeting. I think I am audible to the listeners of the, by anyone from second meeting? Second meeting, I am audible to you or not? Yes, sir. Darshan, Shruti. धालीवाल और अमन कुमारी want they put into this meeting. उनका कहाँ पे मैसेज पहुंचाए हैं, जिस भी सेक्शन के, जिस भी कास्ट के, जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स हो, कि प्लीज ज्वाइन द सेकंड मीटिंग, नॉट द फर्स्ट. वी आर ऑलरेडी फुल इन सेकंड. फर्स्ट. तो आप बताओ कि गैम्बलिंग जुआ इज ए इवेंट और नॉट, व्हाट इज योर ओपिनियन, अगर आप एसेंशियल्स को अच्छे से समझ गए हैं. यस, व्हाट अबाउट द लॉटरी? तो बिल्कुल सही, जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि लॉटरी और गैम्बलिंग है, तो दे आर नाउ राइट ट्रैक, दे गॉट द पॉइंट. व्हाट अबाउट चिट फंड? चिट फंड, यू नो? चिट फंड, देखो, चिट फंड सोसाइटीज एक्ट बना है एक, उसमें चिट फंड भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो हाई इंटरेस्ट पे पैसे का लेन देन करते हैं. तो बेसिकली देयर इज नो म्यूचुअल चांस एंड गेन, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ वेजर. इतना ही जानना है हमें चिट फंड के बारे में. अब देखो, वेजरिंग का एक एक्सेप्शन, हॉर्स रेसिंग में अगर आप कोई शर्त लगाते हैं, बेटिंग, तो वो वेजरिंग में नहीं माना जाएगा. इन स्पाइट की सारे एसेंशियल्स हैं फुलफिल, इसको डेलिबरेटली एक्सेप्शन बनाया गया है. अगर आप देखेंगे इसका सेक्शन 30, तो देखिए उसमें एक्सेप्शन है कि नहीं, हॉर्स रेसिंग को लेके. एक सेक्शन का उसमें आईपीसी के भी, अभी उस पे भी आते हैं अपन. पहले तो ये हॉर्स रेसिंग वाला एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग. All of you are requested to be please look on the, this section shall not be deemed to be rendered unlawful
₹500 या उससे ऊपर की कोई प्राइज प्लेट सम ऑफ मनी, क्योंकि हॉर्स रेसिंग में भी म्यूचुअल लॉस ऑफ गेन होता है। तो अब कौन बताएगा कि इसको एक्सेप्शन क्यों बनाया गया? व्हाट इज द लॉजिक? यस मिस्टर मोहम्मद आदम खान आजमी, यस वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, ऐसा देखो, ऐसा है ना कि जिस स्किल और लेबर की आप बात कर रहे हैं वो तो जुआ खेलने में भी उतनी ही जरूरत है। आप समझो, ठीक है? तो और सिर्फ हॉर्स रेसिंग केवल आपकी स्किल पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस नस्ल का घोड़ा है, ठीक है? तो म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस एंड गेन है। यस मिस्टर सलमानी। अरे भाई, तो फिर तो वो किसी भी तरह के खेल में हो सकता है। साइकिल रेस में क्यों नहीं किया? दौड़ में क्यों नहीं किया? 100 मीटर में, 200 मीटर में? हॉर्स रेसिंग में भी क्यों किया? हाँ, वेरी गुड। जो लोग इस लाइन पे जा रहे हैं, आप देखो 1872 में है, तब इंडिया में ब्रिटिशर्स आर रूलिंग, और ये गेम केवल ब्रिटिशर्स ही खेलते थे, हॉर्स रेसिंग। इंडियंस नहीं खेलते थे उस समय। इंडियंस तो करते थे, आप समझिए, हम घुड़सवारी, हम तो युद्ध लड़ने के लिए या अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। ये जो डर्बी वाला खेल था ना, उसके ये द देन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोगों का गेम था, और चूंकि इस पे पैसा ब्रिटिशर्स लगाते थे, आप समझिए। आज भी देखिए लंदन वगैरह में इंडिया का ट्रेडिशनल गेम ये नहीं था। कहीं भी आप इंडिया में आप देखिए, हालांकि कलकत्ता में आज भी है, डर्बी की रेस होती है, बट वो भी इंग्लिश मैंस के लिए एक्सक्लूसिव क्लब था, ठीक है? तो अब आप देखिए कि कितना कॉलोनियल फ्रेग्रेंस है। कि सारा इसेंशियल्स पूरा होते हुए भी किसी इंडियन गेम को एक्सेप्शन, गेम्स भी हैं जिसमें that is in force, though it have all the essentials of weathering agreement. So that is one thing. अब एक बात और ये कह रहा है 294। यस मिस्टर खान। नहीं, लीगलिटी इलीगलिटी पे आप आएंगे, अभी हम घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव माहिया का केस पढ़ेंगे, उसमें यही इशू ही है, द लीगलिटी एंड illegality, the legality and illegality. So we will come to that. What is the difference between wagering agreement and illegal agreements? तो हॉर्स रेसिंग इज एग्जेम्प्टेड। अब एक बात और ये कह रहा है 294 ए के ऊपर, nothing in this section shall deem to be legalized any transaction connected with the horse racing to which the provision of section 294 A
ये भी हॉर्स रेसिंग की बात। 294A जरा क्या कहता है, जरा आप देखिए इंडियन पिनल कोड का। व्हाट इज दिस 294A? क्या है 294A? एनीवन कैन रीड? हम्म 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 ठीक है। हम्म तो ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन 30 है आपका, it will have a no application. In fact, जो है on section 294A of the Indian Penal Code, where lottery has been, say, to a certain extent penalized. तो उससे जो है nothing in this section shall deem to be legalized any transaction connected with this. तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ जो है अगर एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया गया या वो बेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है बट पनिशेबल है आईपीसी में, मान लो तो वो लीगलाइज हो जाएगा। जैसे जो एक्सेप्शन बनाया ना हॉर्स रेसिंग को लेके या लॉटरी को लेके, तो उनका कहना है कि वो लीगलाइज नहीं हो जाएगा। जो आईपीसी में इलीगल है, मतलब जो पनिशेबल है, दैट विल नॉट बी लीगलाइज्ड। तो दोनों की इंडिपेंडेंट रीडिंग है, दोनों की इंडिपेंडेंट रीडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स is independent, it's a civil liability, and that will have a no impact on the criminal liability under 294E. They are mutually disjunctive, not injunctive. That is what the meaning of this. Anyway, अब आते हैं केस है इस पे, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास माया. Perhaps this case is reported into your case material also. Yeah, at page number 106 है क्या? 106 है. तो घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास माया. पैरा नंबर 2 में फैक्ट्स दिए हुए हैं. फैक्ट्स ये है कि दो फैमिलीज हैं, उनके मैनेजर है, कर्ता कह लीजिए. दो फैमिलीज थी, एक्स और वाई. ठीक है, तो कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, उसको मैनेजर भी कहा जाता है. आई नो हु इज कर्ता. आई होप यू नो व्हाट इज हु इज कर्ता, व्हाट इज हिज पावर्स एंड लायबिलिटी. तो वो सारा आपको पढ़ाया जा रहा होगा हिंदू लॉ में, क्या उसके पावर्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं. हु कैन बी कर्ता, whether a female can be karta or not. Generally, the senior co-partner in the co-partnery is the karta. Now, since the daughters has also been included as a karta, mother is a co-partner or not in a family? चलो ठीक है, उसको आप family
Sir, you are not audible to us. Now I am audible. Yes, sir. हाँ, तो सर हम आप बात कर म्यूट रहे पे थे सर। हैं गिरिलाल पारेख वर्सेस महादेव माहिया का। दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। फॉर्म में ये हुआ कि बिजनेस किया जाए, मार्केट में पैसा लगाया जाए म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस एंड गेन पे, और फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे रेस्पोंडेंट महादेव माहिया, और लगभग हापुड़ के व्यवसायियों से 32 ट्रांजेक्शन हुए। जो भी माल मंगाया गया कि भाई उसको कलकत्ता में महंगे दाम में भेजा जाएगा हापुड़ से खरीद के, और फायदा हुआ तो दोनों बांट लेंगे, लॉस हुआ तो ये पहले से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही तय था। और उसमें ये भी था कि भाई जो रेस्पोंडेंट है वही मैनेजिंग पार्टनर रहेगा, वही फेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा, वही सारी डीलिंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे करेगा। और ऐसा होता भी है पार्टनरशिप फॉर्म में कि कोई एक ही करता है, रिप्रेजेंटिंग ऑल। तो लगातार बिजनेस हो रहा था, बट लॉस ही लॉस हो रहा था, कुछ फायदा हो नहीं रहा था। अब सारा वही रिप्रेजेंटिंग पार्टनर था तो वो कर रहा था। जब उसने देखा कि लगातार लॉस ही हो रहा है तो उसने बंद कर दिया। उसने जो भी देनदारी थी उसको दे के बंद कर दिया। अब हर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है फाइनेंशियल ईयर में कि भाई कितने का बिजनेस हुआ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, कितना नफा कितना नुकसान हुआ। अगर नुकसान है तो सारे पार्टनर्स मिलकर बियर करते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म का इस्टेब्लिश्ड रूल है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली पार्टनरशिप भी जो है वो एक एग्रीमेंट ही है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट वेयर पार्टनर्स आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो उसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने की बात है। जो एग्रीमेंट हुआ था गिरिलाल पारेख और महादेव माहिया के बीच में, मार्केट में पैसा लगा के सामान खरीदने का और बेचने का। महादेव माहिया का कहना है कि चलो ठीक है, जब अकाउंट सेटल हुआ तो उसने कहा कि भाई देखो हमने सारा जो लॉस हुआ पेमेंट तो क्लियर कर दिया, बट जो तय हुआ था वो ये था कि भाई आप भी आधा शेयर करोगे। तो अब उसने डिमांड रेज की। देखो केवल उस एग्रीमेंट के परसुएंस में नहीं जो वहां हुआ था, पूरा जो फर्म है, फर्म का जब फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, जब अकाउंट सेटल होने लगे फाइनेंशियल ईयर के, तो देखा गया कि रेस्पोंडेंट ने पास में ही है फॉर्म। अब गिरिलाल पारेख ने कहा कि नहीं नहीं, ये एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल था ही नहीं। जो एग्रीमेंट हमने इंटर किया था ये वेजरिंग एग्रीमेंट था। ये वेजरिंग एग्रीमेंट था, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो गिरिलाल पारेख का कहना है कि दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो बेसिकली रेस्पोंडेंट ने पे मर्चेंट को सारा इंटायर अमाउंट, एंड अच्छा ये रुचि पालीवाल, एनीवन नो हु इज रुचि पालीवाल, फ्रॉम विच सेक्शन?
2-3 लोग ऐसे हैं ना कि जिनके बार बार फर्स्ट मीटिंग में anyone know who is anyone who know who is Ruchi Paliwal, in which section? Ruchi Paliwal is constantly disturbing him and few others. वो पता नहीं क्यों उनको क्या है कि वो बार बार पहली मीटिंग में ही आना चाह रहे हैं, और that is what admitting them I have been ousted from the meeting. I don't know what is happening. जब दोनों मीटिंग्स में मैं ऑडिबल हूं, और ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस केवल पहली वाली मीटिंग वाले लोगों को मिलेगी। पहली वाली मीटिंग में मैं तकरीबन आधे घंटे क्लास ओवर होने के बाद भी अवेलेबल रहता हूं। आप लेट ज्वाइन भी करोगे, आप चाहोगे कि मैं पहली मीटिंग में भी आ जाऊं, और परसिस्टेंसली कंटिन्यूअसली ओनली इन द फर्स्ट मीटिंग। 3-4 लोगों को मैं देख चुका, आई डोंट वांट टू नेम देम, एंड दे आर डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ द क्लास। आई डोंट नो व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। आज तो 10 मिनट पहले मैंने शेयर कर दिया था लिंक भी। Anyway, coming back to the fact of the case. तो घेरूलाल पारेख ने अपनी लायबिलिटी से डिनाई कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं लॉस बियर नहीं करूंगा, आई विल नॉट बियर दी लॉस। तो महादेव माहिया ने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा इसको इन्फोर्स कराने। वो कहा जाओ, ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट था, वैसे भी सेक्शन 30 में इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ मुझे पता है, यू गो टू द कोर्ट, देख लेंगे वहां। So therefore the महादेव माहिया रीचेस टू द कोर्ट। अब देखो, ट्रायल कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो जो ट्रायल कोर्ट का जज है, he found that the SEC agreement was void as its objective was forbidden by law and opposed to the public policy. ट्रायल कोर्ट ने वो घेरूलाल पारेख की बात मानी। उसने कहा हाँ, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल नहीं है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। वेजरिंग नेचर का एग्रीमेंट था, म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस एंड गेन की वजह से था। लॉस हुआ होता तो आप कोर्ट के सामने आते नहीं, अब आपको सॉरी प्रॉफिट हुआ होता तो आप लोग प्रॉफिट शेयर कर लेते। लॉस हुआ है तो आप कोर्ट के सामने इसको इन्फोर्स कराना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये ट्रायल कोर्ट का था। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कोलेटरल एग्रीमेंट एंड कोलेटरल एग्रीमेंट्स, अब बस ध्यान ये दीजिएगा कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट जो था, वेजरिंग वाला, पहले तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में पार्टनरशिप हुई, ये हुआ कि हापुड़ के साथ बिजनेस किया जाए। पार्टनरशिप बनती इसीलिए बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप बनने का, और उस एग्रीमेंट पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है कि माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं, और पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी एक दूसरे के प्रति, अकाउंट्स कैसे सेटल होगा, लॉस और प्रॉफिट कैसे से, उसका सारा लॉ पार्टनरशिप एक्ट में है, जो कहता है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। तो एक तो वो मेन एग्रीमेंट हुआ, मतलब एक एग्रीमेंट आप उसको कोलेटरल कह लें, मेन कह लें। साथ में एक एग्रीमेंट था कि हापुड़ वालों के साथ मतलब म्यूचुअल चांस एंड लॉस पे ये वेजरिंग एग्रीमेंट। तो बेसिकली दो कनेक्टेड एग्रीमेंट थे, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड, जिसमें से ऑफ कोर्स एक वेजर था। ये जो मार्केट में पैसा लगा के म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस एंड गेन था हापुड़ के साथ बिजनेस करने का, या गाजियाबाद कहीं से भी,
कोई मार्केट से सामान खरीद के और उसके दाम अगर बढ़ गए तो महंगे दाम पे बेच के लाभ कमाना, ये जो एग्रीमेंट था ये वेजरिंग एग्रीमेंट था। तो ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे पूरे एग्रीमेंट को वाइड कह दिया और कहा कि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, नॉट इन्फोर्सेबल, फॉरबिडन बाय लॉ, सेक्शन 30। नाउ मैटर इज टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। तो पलट दिया मतलब महादेव माहिया के फेवर में दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने पारेख के फेवर में दिया था, महादेव माहिया के फेवर में आ गया। High Court held that though the said transaction being in the nature of wager were void under section 30 of the contract, that was not lawful within the meaning of section 23 of the said act। देखो एक दिन मैंने और बताया था क्या डिफरेंस है वायर्ड और अनलॉफुल एग्रीमेंट। हाई कोर्ट ने देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, वायर्ड तो था वेजरिंग एग्रीमेंट, बट अनलॉफुल नहीं था अंडर सेक्शन 23। और वायर्ड और अनलॉफुल में एक अंतर होता है। देखो सारे अनलॉफुल तो वायर्ड हैं, बट सारे वायर्ड अनलॉफुल नहीं है। होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट। और देखो बड़ा थिन लाइन का है डिफरेंस। इंटरव्यूज वगैरह में ये पूछा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट थी कि वायर्ड और इलीगल या अनलॉफुल में क्या डिफरेंस है। और आज मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में भी बताया था कि सारे वायर्ड, सारे अनलॉफुल तो वायर्ड है, बट सारे वायर्ड अनलॉफुल नहीं है। इस बात से सब लोग सहमत है ना? हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है वायर्ड तो है ये एग्रीमेंट। अब देखो एक अंतर और मैंने बताया था, अगर इफ यू रिमेंबर, कि अगर अनलॉफुल की वजह से वायर्ड है, मतलब अनलॉफुल वाले भी सारे वायर्ड होंगे, साथ में वो पनिशेबल भी होंगे, वो एक अलग चीज हो गई। अदर देन कि लॉफुल है बट वायर्ड है, देयर मे बी नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर समथिंग इज लॉफुल बट वायर्ड, हमने भी देखा। तो अंतर क्या होता है कि डिफरेंस क्या है कि देखो वायर्ड के केस में ना जो साथ में लगे हुए एग्रीमेंट्स है वो नहीं, केवल मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर वायर्ड है तो वही वायर्ड होगा। जबकि इलीगल के केस में, अनलॉफुल के केस में अपने तो वो वायर्ड होगा ही, उसके साथ जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, लगे हुए ट्रांजेक्शन है, कोलेटरल ट्रांजेक्शन है, उनको भी वो वायर्ड कर देता है। क्योंकि इलीगलिटी आ गई ना, समथिंग सीरियस। सिर्फ वायर्ड रहता तो जितना ही पार्ट वायर्ड है उतना ही पार्ट अनइंफोर्सेबल है। वायर्ड का मतलब अनइंफोर्सेबल, तो जितना अनइंफोर्सेबल है उतना सेपरेट किया जा सकता है, उसको सेपरेट कर दिया, और जितना इन्फोर्सेबल है उसको इन्फोर्स करा दिया। वायर्ड का मतलब कि, और खास करके उन एग्रीमेंट्स में जहां ये सेपरेशन पॉसिबल है। वायर्ड का मतलब समथिंग इज नॉट इन्फोर्सेबल, जबकि अनलॉफुल का मतलब इलीगल का मतलब इज नॉट इन्फोर्सेबल एंड विल हैव पनिशेबल आल्सो। अगर इलीगलिटी या अनलॉफुलनेस की वजह से वायर्ड है तो फिर अपने साथ लगे हुए सारे एग्रीमेंट, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को वायर्ड कर देगी, सारा अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। जबकि अगर कोई वायर्ड है, जैसे वेजरिंग को ही ले लीजिए, वेजरिंग इज नॉट अनलॉफुल, नॉट इलीगल, बट वायर्ड है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि वायर्ड है तो जिस एक्सटेंट तक जितना पार्ट वेजरिंग पे है उतना ही वायर्ड होगा, रेस्ट ऑफ दिस नॉट वायर्ड। तो हापुड़ वालों के साथ जो ट्रांजेक्शन डील हो रही थी वो तो वेजरिंग था, चलो वो वायर्ड है, वो नॉट इन्फोर्सेबल है। लेकिन ये जो महादेव माहिया जो पैसा मांग रहा है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट सेटल हो रहे हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, तो ये एग्रीमेंट डिफरेंट था, कोलेटरल था, उसी से जुड़ा हुआ था। बट वो ये था कि देखो पहले वो एग्री, उनके बीच में पहला एग्रीमेंट ये हुआ कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म बनाने का एग्रीमेंट हुआ।
फिर दूसरा एग्रीमेंट या उसी के साथ जुड़ा हुआ या उसी में सेकेंड पार्ट जो था एग्रीमेंट का वो ये था कि ये हम लोग ये वाला बिजनेस करेंगे जिसमें मार्केट में म्यूचुअल चांस ऑफ लॉस एंड गेन पे पैसा लगाएंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो हाईकोर्ट की रीजनिंग ये थी कि वेजरिंग एग्रीमेंट वायर्ड तो है बट अनलॉफुल नहीं है, इलीगल नहीं है, पनिशेबल नहीं है। तो इसलिए पूरा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन वायर्ड नहीं होगा, केवल टू द एक्सटेंट इट इज वायर्ड, इट इज वेजर, इट इज वायर्ड, रेस्ट विल बी इक्वली वैलिड। और महादेव माहिया भी देखो क्या कर रहा है ना, जितने भी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज थी उसको मीट आउट कर लिया उसने पूरे ईयर में, क्योंकि वही रिप्रेजेंटिंग पार्टनर था। ये घेरूलाल पारेख बड़ा होशियार आदमी था, थे तो दोनों व्यापारी। बहरहाल तो महादेव माहिया ने पूरा साल भर पार्टनरशिप चलाई और सारे उसकी लाइबिलिटीज को क्लियर किया, सारा लॉस अकेले बियर किया। अब वो एट द एंड ऑफ द लॉस जब अकाउंट सेटल हो रहा पार्टनरशिप फर्म का, तब वो कह रहा है कि भाई जो हमने हापुड़ में बिजनेस किया था उसमें लास्ट लॉस हुआ और इतना सारा लॉस था उसको अकेले मैंने बियर किया है, अब इसमें आपका आधा हिस्सा होता है, यू बियर द लॉस। तो हाईकोर्ट ने ये डिस्टिंग्विश किया वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब वायर्ड एग्रीमेंट और को डिस्टिंग्विश किया और कहा कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट अनलॉफुल एग्रीमेंट, इट इज वायर्ड बट नॉट अनलॉफुल। और इस बेसिस पे उसने कहा घेरूलाल पारेख से कि जो आप कोलेक्टर ट्रांजैक्शन है वो वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वो केस नहीं है कि जहां अनलॉफुल एग्रीमेंट की वजह से एग्रीमेंट वायर्ड हो रहा है। यहां चूंकि सेक्शन 30 कहता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वायर्ड है बट ये अनलॉफुल नहीं है कहीं, तो इसलिए इसके साथ इंटरकनेक्टेड एग्रीमेंट्स वायर्ड नहीं होंगे। I hope I am clear to all of you. What is the reasoning and logic given by the High Court? Facts or judgment of the trial court and judgment of the High Court. Is that clear to all of you? अब देखो घेरूलाल पारेख को इससे दिक्कत हुई हाई कोर्ट के जजमेंट से, तो घेरूलाल पारेख पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। किसके खिलाफ? महादेव माहिया के खिलाफ। इशू क्या है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? Whether the said agreement of partnership was within the meaning of section 23 of the Contract Act. घेरूलाल पारेख का कि ये वेजरिंग की वजह से तो वार्ड है ही है, सेक्शन 23 में भी ये अनलॉफुल, और जब अनलॉफुल के बेसिस पे वार्ड डिक्लेयर होगा तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन वार्ड हो जाएगा। तो घेरूलाल पारेख सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बातों के लिए आ रहा है, एक तो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट था और वेजरिंग भी था और अनलॉफुल भी, और सेक्शन 23 में है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अनलॉफुल देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वायर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो था वो वेजरिंग तो था ही, साथ में अनलॉफुल भी था, और hence it is and hence because it is void because of unlawfulness, therefore all collateral transactions would be void. तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अनलॉफुल मांग ले रही सेक्शन 23 में या इसको वायर्ड डिक्लेयर कर रही है बिकॉज ऑफ सेक्शन 23, तब तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वायर्ड हो जाएगा। बट अगर ये वेजरिंग की वजह से वायर्ड डिक्लेयर हो रहा है तो जो पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट है जिसमें देनदार वो वैलिड रहेगा और उसमें घेरूलाल पारेख को पैसा देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पार्टनरशिप वाज नॉट अनलॉफुल विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली बड़ी बात, it was not unlawful within the meaning of section 23 of the Indian Contract Act. Therefore,
होगा कॉन्सिक्वेंस इसका? द रेस्पोंडेंट वाज इंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द अपीलांट his share of loss because in case of wagering transfers the collateral agreement is not void. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनलॉफुल नहीं है. ये वायर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ अनलॉफुलनेस, वायर्ड है बिकॉज ऑफ वेजरिंग, और वो भी उतना ही पोर्शन, टू द एक्सटेंट इट इज वेजर. Rest collateral transactions are very much valid and therefore they are enforceable. Therefore, Mahadev Mahia is very much entitled to the recover the loss which he has suffered, means which he paid on behalf of the. कुल मिला जुला के घेरीलाल पारेख को अपने पोर्शन का शेयर ऑफ लॉस जो है वो करना पड़ेगा. महादेव दास ने जो उसका लॉस वाला पोर्शन दे दिया है पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे, वो घेरूलाल पारेख को महादेव दास को देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब देखो क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना चाहिए. पूरा सारा डिस्कस किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो वेजर इज ए वायर्ड एंड अनइंफोर्सेबल, इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ एंड द एग्रीमेंट under 23 of the Indian Contract Act, and partnership being within the meaning of section 23 is not unlawful, though it's object to carry on wagering transactions. तो unlawful, ये आप नोट करिए, 3 लाइन नोट कर लिया ना. The partnership not unlawful and therefore the respondent was entitled to claim from the appellant his share of loss because in the case of wagering transactions the collateral not void. Because in case of wagering transactions वेजरिंग ट्रांजेक्शंस के केस में उसके साथ जो एग्रीमेंट, सेक्टरल एग्रीमेंट, लगे हुए एग्रीमेंट वो वायर्ड नहीं होते, केवल वेजरिंग एग्रीमेंट वायर्ड होगा. तो ये बात कही. देखो इसको एक बात और कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, वेजरिंग इज नॉट immoral within the meaning of section 23. बेसिकली जो घेरूलाल पारेख का कहना था कि वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या आर्गुमेंट उसने लिया 23 में इमोरल है कि नहीं. एक क्लास है ना कि अगर कोई चीज है, कोर्ट अगर उसको इमोरल मानती है, क्या और अगर पब्लिक पॉलिसी मानती है तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, है ना ऐसा सेक्शन 23 में. तो घेरूलाल पारेख यही सुप्रीम कोर्ट में वो ये कह रहा है कि साफ वेजरिंग जो है साफ में, क्योंकि ये इमोरल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है. और सेक्शन 23 में कोर्ट को ये पावर है कि जो चीज इमोरल है या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे. तो घेरूलाल का आर्गुमेंट ये था कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे. कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 23 में ये अनलॉफुल नहीं है, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट ए मोरल एग्रीमेंट. वेजरिंग इज नॉट ए इमोरल विदिन द मीनिंग ऑफ 23 because principle of section 23 confines the immorality only to the sexual immorality. Only to the sexual immorality. अब देखो ये 1959 का केस है. अभी पब्लिक मोरालिटी या सोशल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है मुकदमा. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने
एक नया कॉन्सेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। सर वो अपन के लिए उतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्लास में हो सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन social immorality and constitutional immorality, or public immorality and the constitutional immorality, popular morality and the constitutional morality। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी टर्म मोरालिटी आई है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑन योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी। एनीवे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्लास में डिबेट होगी। मेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, इज नॉट इमोरल। अब आप थोड़ा सा पैराग्राफ टिक करेंगे इसमें घेरूलाल पारेख वाले में। सेक्शन पैरा नंबर 5, अरे पेज नंबर 107, 6, 7, देखो 7 में उन्होंने डिस्कस किया है फॉरबिडन बाय लॉ द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, सेक्शन 23 को 7, 18, 19 एंड 21 पब्लिक पॉलिसी वाला भी एंगल आया है। अच्छा एक बात और याद रखना, ये वाला केस है ना, इसी में पब्लिक पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। इसी में कहा है कि द पब्लिक पॉलिसी इज अनरूली अमॉर्स। एंसन का एक स्टेटमेंट कोट किया है जिसको बार बार पूछा जाता है, क्योंकि वो घेरूलाल पारेख ने आर्गुमेंट लिया था कि ये इमोरल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए 23 में ये अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने डिटेल रीजनिंग दी है, वो आप पढ़िएगा। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू बी डिस्कस द केस इन पैरा वाइज एंड particularly considering the importance of this topic. Para number 21, then para number 22. 24, 25, 26, 27, अच्छा ये इमोरलिटी वाला 29 में, 28 में समराइज किया है और 29 में इमोरलिटी वाला। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है मेजरिंग एग्रीमेंट, कोर्ट ने इसकी रीजनिंग दी है, और इमोरल नहीं है इसकी रीजनिंग दी है पेज नंबर 29 में। इमोरलिटी का क्या मतलब है? तो बेसिकली देखिए घेरूलाल पारेख वाला केस आपके एग्जाम में तो जो इंपॉर्टेंस है उसकी है ही है, मान लीजिए बहुत ज्यादा उसके मतलब कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है इसको। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया, इमोरलिटी को ये कहा कि मेजरिंग एग्रीमेंट इज वायर्ड बट नॉट अनलॉफुल, नॉट इसके साथ के जो कोलेटरल एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्सेबल होंगे। मोरलिटी क्या है उसको डिस्कस किया, पॉलिसी करते, तो ये इन वजहों से भी जाना जाए, मोरलिटी को डिफाइन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और पब्लिक पॉलिसी। So this is all about the Gherulal Parekh versus Mahadev Das Maiya with regard to the measuring agreement. And with this, हाँ बताइए। नहीं पैराग्राफ आपको पूरा देखिए, जो केस जितना मेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है उतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मतलब जो पैरा मैंने हाईलाइट कराया है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है घेरूलाल पारेख के उस आर्गुमेंट की। देखिए हाई कोर्ट ने तो ये बात कही दी थी कि मेजरिंग एग्रीमेंट में वो डिफरेंस है, उसने कहा कि भाई इनफोर्सेबल है। बट जो सुप्रीम कोर्ट में है उसने दो एडिशनल ग्राउंड लिया है, ये पब्लिक पॉलिसी और इमोरलिटी का। वो बेसिकली बात को ले गया गैम्बलिंग पे, जुए पे, कि भाई ये इमोरल है। वो कहा कि ये इमोरल है। मेजरिंग एग्रीमेंट जो है आप समझिए कि घेरूलाल पारेख नहीं मुकदमा लड़ रहे थे, मुकदमा वहां कोई लर्नड एडवोकेट लग रहा था। तो कोई जब आर्गुमेंट नहीं होता तो कोई
आप तो को क्रिएट करना है ना, सुप्रीम कोर्ट में तो लार्जर लीगल इश्यूज पर डिबेट होगी ना। ये सारे इश्यूज तो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने सेटल कर दिए थे, तो उन्होंने एक नया इशू रेज किया कि भाई जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं, सिर्फ वेजरिंग के नाते वायड नहीं है, वो अनलॉफुल भी है, और अनलॉफुल है तो इनके साथ के इंटरकनेक्टेड भी वायड रहे। तो देखो, यही वायड और अनलॉफुल में यही अंतर भी होता है, उस पर भी आप केस टाइप करना पड़ेगा। इसी में डिस्टिंग्विश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वायर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में, अनलॉफुल एग्रीमेंट में क्या अंतर है। और वो ये अंतर है, पहला तो कि ऑल अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वायर्ड, बट ऑल वायर्ड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। इसको समझने में मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि जो वायर्ड एग्रीमेंट है वो सुपर सेट है, उसका सबसेट है अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट्स। सारे इलीगल एग्रीमेंट्स, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स वायर्ड तो होते हैं, बट सारे वायर्ड इलीगल हो ऐसा नहीं है, और भी तरीके से वायर्ड होते हैं एग्रीमेंट्स। लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन कर दिया, मैरिज को रिस्ट्रेन कर दिया। अब जैसे मैरिज वाले में ही लीजिए, अगर कोई एग्रीमेंट वायर्ड है, मैरिज रिस्ट्रेनिंग, तो वायर्ड तो है ही है, साथ में अनलॉफुल भी है। किसके लिए? माइनर वाले के लिए। उसी एक्सटेंट तक उतना ही पार्ट और अनइनफोर्सेबल करके रिमेनिंग पार्ट को इन्फोर्स किया जाएगा। जबकि अगर इलीगल या अनलॉफुल है तो सारा का सारा एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। मतलब पूरा का पूरा connected collateral transactions, collateral agreements, all will be wired. I hope I am clear to all of you with regard to the Girulal Parekh versus Mahadev Das Mahia. Yes? Feel free to ask any doubt. अब देखो, ऐसा है ना कि जो 2-3 केसेस हैं, if the time will permit, in the we will be discussing it in precise, but that will be more or less a homework. More or less it will be a homework of this chapter, जो 3 रिमेनिंग केसेस हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि 2-3 लोग अगर रेडी हो तो एक एक जने असाइनमेंट ले लो। अगली क्लास में 3 केसेस हैं इसमें। तो अब जो इस वाले चैप्टर में केस बचता है, वो एक तो है ये सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वाला, और एक धीरेन्द्र प्रताप सिंह वर्सेस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो ये 2 केसेस 27 और 28 वाला, ठीक है। जनरली एकेडमिक एग्जाम में इन केसेस की कोई बहुत रिलेवेंसी रहती नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट कि चलो मुझे तो if no one will be ready, I will tell you the gist of these cases in the next class, and then we will start we will forward with this. तो अब अगर कोई इस पे 5-10 मिनट अगली क्लास में बोलना चाहता है तो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करो। You will give a presentation of 5 minutes. The fact of the case, what was the legal issue involved in this case, and the judgment. और ये किससे रिलेटेड है, किस प्रोविजन से, कौन से बेसिस पे ये वायर्ड है। और एक है केस नंबर 28 वाला, धुरंधर प्रसाद सिंह वर्सेस जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो those they are interested, they may type their name in the chat box. Sir, I will present in the next class. अच्छा, श्रेष्ठा भरद्वाज इज टेकिंग दिस केस। ये पहला वाला
और तैयब सुलमानी इज टेकिंग द सेकंड केस, मतलब केस नंबर 27 बाई सिस्टा भारद्वाज एंड केस नंबर 28 बाई तैयब सुलमानी. Okay. अच्छा, is the any section having a class at 2 p.m.? Which section? Section I. किसकी क्लास है 2 बजे? अच्छा, शिल्पी मैडम की 2 बजे से क्लास है टाट की. फिक्स है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो चलो डोंट वरी. तो ये तो रहा टॉपिक 20, ये जो आपका डिस्कशन रहा 27 को लेकर. अब देखो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, टॉपिक 8, 9 एंड 10. ठीक है, डिस्कस तो हम टॉपिक 11 भी करेंगे, बट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली अगर आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आईटी एक्ट में कवर्ड है. तो और आप देखो टॉपिक 8, टॉपिक 9 से चलो लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से फुल क्वेश्चंस बनते हैं जनरली और किससे हाफ क्वेश्चंस बनते हैं. हाँ, तो अभी जो आने वाले हमारे टॉपिक्स है ना, टॉपिक 8, 9 एंड 10, या अभी जो टॉपिक 7 हमने कवर किया, इससे ज्यादा हाफ क्वेश्चन बनता है. देखो टॉपिक 10 से भी हाफ बनता है और टॉपिक 8 और 9 से फुल क्वेश्चंस बनते हैं जनरली. अगर मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आप अगर पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है. आप मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अगर देखोगे तो आपको खुद ये ट्रेंड पता चल जाएगा. ओपन सीक्रेट है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको ऐसा मत समझना है कि मैं आपको कोई समथिंग दैट इज वेरी सीक्रेट आई एम टेलिंग टू यू. दिस इज ऑलरेडी ओपन सीक्रेट. आप 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, और सिर्फ इसी के लिए नहीं, मैं बता दूं आपको एक चीज, मैं बता दूं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक क्लास आपकी लूं हाउ टू राइट एग्जाम, बट एटीजीएम मटेरियल की सेमिनार कमेटी कोई सेमिनार कराती है इस पे या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन, या मैं बताता हूं या नहीं, इसका सीधा फंडा है कि आप पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन पेपर, हर सब्जेक्ट का जो 5 पेपर आपको देने हैं, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. उसको एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक आप इकट्ठा कर लीजिए. समझ रहे हैं आप? तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एरिया कौन कौन से टॉपिक से है. सिलेबस आप देखेंगे और पिछले 5 सालों का, 10 सालों का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप एक शॉर्ट लिस्टिंग करने की पोजीशन में होंगे. अगर मान लीजिए कि 11-12 चैप्टर्स हैं किसी भी पेपर में, तो आपको उसके इंपॉर्टेंट 6-7 टॉपिक्स पता चल जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा. आपको एरिया, देखो एग्जाम में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है. एक्सक्लूजन करना कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या किसकी पॉसिबिलिटी बड़ी लेस है, उसको उसी पीरियड से पढ़ना. और जिसके ज्यादा हाईली चांसेस है प्रोबेबल पूछे जाने के, उसको ज्यादा उस पर टाइम देना, उसके प्रॉपर नोट बनाना है, उसके सिनॉप्सिस बनाने हैं, क्योंकि उससे फुल क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे और कई एंगल से वो टच किया जाएगा. हो सकता है कि पिछले साल किसी और एंगल से वो टॉपिक टच किया गया, इस बार किसी और एंगल से टच, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से टच किया जाएगा. और ये हर सब्जेक्ट के लिए करेक्ट है ये स्ट्रेटजी कि क्या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूजन क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है. और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है एग्जाम से. मैं बता दूं आपको, आपके पास 8 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको करने हैं 5. समय रहेगा 3 घंटा. देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुभव से आप सबको बता रहा हूं,
कंबाइन क्लास है, कोई जरूरी नहीं है जिसकी क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो, जो थ्रू आउट दी सेमेस्टर बहुत बढ़िया पढ़ा हो, ठीक है, और टीचर के हर क्वेश्चन का आंसर दिया हो, उसके मार्क्स अच्छे ही है। मार्क्स तो देखो उसके अच्छे आएंगे जो एग्जाम के 2 दिन पहले भी वो पढ़ के जा रहा है, मतलब उसको इंट्यूशन हो गया, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके वो ट्रिक और स्ट्रेटजी वो समझ में आ गई उसको कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, और वही पढ़ के जा रहा है। और बाकी एग्जाम में जाते ही उसने अपना 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसकी सिनॉप्सिस रेडी है उसके दिमाग में कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे ये हेडिंग्स लिख के 45 मिनट में या 35 मिनट, अगर आप एवरेज निकालोगे टोटल कितने 3 घंटे में कितने मिनट्स हैं आपके पास टोटल, उसको 5 से डिवाइड कर लेना, उतने ही मिनट। और एक गलती मैं बता दूं जो ब्लंडर सब लोग आप लोग करते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं जब आप लास्ट क्लास में ये बातें याद रख पाऊंगा या नहीं। आपके पास रिस्ट वॉच होनी ही होनी चाहिए, और वो वाईफाई वाली वॉच मत लेके जाना, नहीं तो वो बाहर सीज करा लिया जाएगा। मोबाइल से कनेक्टेड वाला लेके मत जाना, रिस्ट वॉच प्रॉपर पुरानी जो घड़ियां आती थी सुई वाली, और वो सामने डेस्क पे रखना, तब आप टाइम मैनेज कर पाओ। क्योंकि देखो आप बहुत अच्छा जानते हो, पहला क्वेश्चन आपने वो सेलेक्ट, और देखो क्वेश्चन भी सेलेक्ट करो, पहले जो 15 मिनट अलाउ किया जाता है वो ये नहीं है कि बाहर सीनियर एडवाइस करेंगे कि अरे वो तो 10:30 बजे तक अलाउ है एग्जाम में, मॉर्निंग वाले, और इवनिंग वाले में 2:30 बजे तक आप जा तो सकते हो, बट आप नुकसान अपना कर रहे हो। आप उतने देर में बाहर पढ़ के कोई बड़ा फायदा नहीं करने वाले हो, बल्कि आप अंदर जाके आप वो टाइम समय से क्वेश्चन पेपर लेके, समय से कॉपी में अपनी डिटेल्स भर के, वो टाइम आप स्पेंड करो सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट appropriate 5 questions which you will solve। और उसकी पहले पीछे रफ वर्क भी देखो क्वेश्चन पेपर पे मत करना, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अनलॉफुल मींस कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड आएगा या आपका टीचर ही इमेजिनेशन ड्यूटी में जो है वो उसको इसी बेसिस पे आपका 10-15 मिनट निकल जाएगा। तो द कॉमन मिस्टेक्स, इस पे प्लीज रिमाइंड मी कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में देखो ना ये जो 3 घंटे है ना आपको सेव करना है। तो कई बार क्या होता है आप वो गलतियां लेके जाते हो कि इन्विजिलेटर आएगा आपके पास 5 मिनट बात करने में कि ऐसा तुमने क्यों किया, वो किया, 5 मिनट गया तुम्हारा। फ्लाइंग स्क्वाड आएगा वो आप पे ऑब्जेक्शन करेगा। तो आप ऑलरेडी इस प्रिपरेशन के साथ जाएं कि कोई आप पे क्वेश्चन करे ही नहीं, आपका पूरा का पूरा 3 घंटा फुल्ली आप अपने क्वेश्चन पेपर को दे पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और अगर आप कोई गलती नहीं, आप केवल अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपके साथ कोई रिटन मटेरियल नहीं है, आपने वो वाईफाई वॉच नहीं पढ़, आपने मोबाइल लेके अंदर नहीं बैठे हो, या आप मान लो पेपर पे नहीं लिख रहे हो कुछ, ठीक है, तो फिर नो वन विल डिस्टर्ब यू, वेरी पीसफुली आप राइट लिखोगे। गर्मियां चल रही है तो वाटर लेके जाना। तो देखो सारा खेल जो मैं कह रहा था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में जो थ्रू आउट दी सेमेस्टर बड़ा बढ़िया परफॉर्म किया उसी के मार्क्स अच्छे आए। मार्क्स तो उससे अच्छे आएंगे जो मोस्ट रिलेवेंट पढ़ के जाएगा। अब इसमें देखो एक लक फैक्टर भी है, भाई तुमने वही 5 क्वेश्चंस पढ़े और वही 5 क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, वही गए, और तुम्हारी राइटिंग बढ़िया है, तुरंत गया तुम और आप जो वही लिख के चले आए, और टाइम को अपने बड़े ब्यूटीफुली और सिस्टमेटिकली मैनेज किया। और एक देखो एक कॉपी लेने का भी जो फंडा जो लोग समझते हैं ना कि ए कॉपी बी कॉपी दे कॉपी लिए जा रहे हो, उससे मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स तो आप क्वेश्चन को जितना टू दी पॉइंट एड्रेस कर रहे हो, ये एक कॉपी में भी हो सकता है, पहली कॉपी में 32 पेज वाली में नहीं, आप अगर दूर दूर लिखते हो चलो हैबिट में है तो आप 2-3 कॉपी और लो, वो इशू नहीं है। बट इस गलतफहमी में मत रहना कि कॉपी भरने से क्या ज्यादा, मार्क्स तो रिलेवेंट आंसर लिखने से आएंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम से आएगा। टाइम को बराबर हिस्सों में 5 क्वेश्चंस को इक्वली जब जस्टिफाई आप करोगे, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है लिखे जा रहे हो 1.5 घंटे तक एक ही क्वेश्चन लिखा, मिलना कितना है उसमें, बहुत बढ़िया लिखे तो 20 में से 15 16 17 मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट है तो मान लो अगर बहुत ज्यादा गए तो 17.5 18 चले गए, वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जाता है, आप जान लो, संभावना नहीं तो आप एवरेज अगर देखोगे तो 15-16, और उस बाकी 1.5 घंटे में क्या कर रहे हो, तो आप 80 नंबर के क्वेश्चन में से आप कर रहे हो।
So do not do these kind of mistakes. We will talk at the last class since you have to go to the. अब देखो सेक्शन आई वालों के लिए ये है क्योंकि अभी आई विल कंटिन्यू विद सर्टेन डिस्कशंस. तो मतलब नॉट नेसेसरली विद द सिलेबस, वो कल भी अपन रिपीट करेंगे. आप चैट बॉक्स में अपना नाम, कल कुछ लोगों ने केवल नाम लिखा था, नाम, रोल नंबर और सेक्शन. ठीक है, ये 3 डिटेल चैट बॉक्स में आप टाइप करके यू कैन लीव नाउ. ठीक है, सेक्शन आई. बट सेक्शन आई अगर सेक्शन एच में से किसी ने किया, क्योंकि सेक्शन एच का मैं अटेंडेंस सेपरेट तरीके से लूंगा, तो अगर सेक्शन एच ने किसी ने किया तो फिर उसका हो सकता है कि मिस हो जाए, क्योंकि ये सेपरेट लिस्ट रहेगी. तो इसमें प्लीज डू नॉट टाइप एनीवन फ्रॉम सेक्शन एच, ओनली सेक्शन आई पे पुट नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन. अब जिनको मान लो क्लासेस वगैरह जाना है, दे में लीव ना हो, अदरवाइज यू कैन रिमेन. मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है. तो अपन इस पे बात करेंगे लास्ट क्लास में, अगर टाइम परमिट किया, या एक्स्ट्रा 9 मई के बाद भी इसी दिन अपन बात कर लेंगे कि कैसे. बट तब तक के लिए आप क्या करो ना कि सारे क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करो, और हो सके ना तो उसको अपनी हैंड राइटिंग में आंसर, मॉडल आंसर लिखना शुरू करो. क्वेश्चन लो, अब दुक्की से उसका सॉल्व मत पढ़ने बैठ जाओ. दुक्की से आप एडिशनल मटेरियल तो ले सकते हो, एडिशनल सोर्स के रूप में काम कर सकता है. कोई चीज आपको आंसर नहीं, कोशिश करो कि आप खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ो और टीचर से पूछो और एक मॉडल आंसर आप लिखो. पहले आप क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो. हर टॉपिक से अगर आपने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किया, आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आपको कोई 60% रोक नहीं सकता. दुक्की पढ़ने से आपको हो सकता है कि आप एनी हाउ पास हो जाओ. बट मैं इतना बता दूं आपको कि अगर आपने पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, और कुछ और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनकी हम लास्ट क्लास में बात करेंगे, डेफिनेटली आपका 60% कोई नहीं रोक सकता है. थोड़ा राइटिंग भी अपनी अच्छी रखनी है. ठीक है, और मतलब ऐसा लिखना है कि टीचर पढ़ सके. ठीक है ना, बस उतना नहीं है. बाकी राइटिंग का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत अच्छी राइटिंग आपकी है या खराब राइटिंग, उससे मतलब नहीं है. लॉ एग्जामिनर को तो लॉ ये जानना है कि आपको लॉ पता है या नहीं पता है. वो आपकी कैलियोग्राफी या वो राइटिंग स्किल चेक करने के लिए नहीं बैठा है. ठीक है ना. तो जितना आप ईज करेंगे, देखो राइटिंग एन एग्जामिनेशन पेपर इज एन आर्ट. आप कोर्स उसमें नॉलेज आपकी बेसिक चीज है, मेजर रिक्वायरमेंट है, बट उसके साथ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके उसको अप्लाई करके आप 5-10 नंबर का लीड ले सकते हैं, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी. सॉरी, चाहेंगे तो आप हमेशा ही ना, मतलब बहुत ज्यादा आप मान लीजिए बहुत स्टडी उसका आपने नहीं किया, मतलब आपको टूल एंड टेक्निक्स पता हो, देखो ये सारा एग्जाम पे लागू होती है, हर एग्जाम पे लागू होती है. जो लोग कल को मेंस देना चाह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, यूपीएससी के, पीसीएस के, पीसीएसजे के, या फिर फॉर दैट मैटर आप अपने एकेडमिक्स में कर. एनीवे, तो ये 7 और 8 7 वाला 8 और 9 ये अपन लास्ट के लिए रखते हैं. पहले अपन टॉपिक 10 कर लेते हैं. इंडिपेंडेंट है इन दोनों से, छोटा टॉपिक है और कसाई कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है. थोड़ा हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप रहेगा कि भाई चलो टॉपिक 10 तक कवर कर लिया, 8 और 9 उसके बाद करेंगे. तो एक तो ये रहा. और टॉपिक 8 है क्या, कसाई कॉन्ट्रैक्ट. हमें इसेंशियल आपको कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया कि क्या क्या इसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट. अभी हमने तुरंत फिनिश किया है एग्रीमेंट का लास्ट वाला क्लास. सेक्शन 10 में है कि भाई पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, वो भी हमने देखा कौन कौन कॉम्पिटेंट है सेक्शन 11 में, विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. सेक्शन 12 और 13 देख लिया, फ्री कंसेंट का, सॉरी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी जो है वो 11-12 है, माइनर अनसाउंड माइंड और ऑल दैट. फिर हमने फ्री कंसेंट देख लिया. फिर हमने देखा
lawful object and consideration 23, 24, 25, particularly 23, 24। फिर हमने देखा कि should not be expressly declared void, तो expressly declared void भी हमने देख लिया आज 30 तक। तो ये essentials होने चाहिए, तब आप an agreement is enforceable by law, यही सेक्शन 10 कहता है। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बट देखो कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आप टेक्निकली जाएंगे, सेक्शन 10 के ग्राउंड पे इवेल्युएट करेंगे उसको, तब तो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कह सकते उसको टेक्निकल। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहेगी। कोई एकाध एलिमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तो इस वजह से उनको फुल फेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। उस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि वो कंसेंट नहीं, फ्री है, इन सबको, ये सारी चीजें वहां है, या इसमें से कोई चीज मिसिंग है। बट जो बिजनेस नेसेसिटी है, जो कमर्शियल नेसेसिटी है, या जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, या जो सोशल नेसेसिटी है, उसमें इस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज किया जाना जरूरी है। जैसे माइनर है मान लो, तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वो वायर्ड है, वो हमने देख लिया मौरी बीवी में। अब मान लो कि अगर कोई माइनर है जिसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो भाई लाइफ की नेसेसिटीज उसको भी तो चाहिए होगी। नेसेसिटी का मतलब अगर आप रोटी कपड़ा मकान से लगा लेते हो, एजुकेशन से लगा लेते हो, तो ये उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। अच्छा, सरकार के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हर आदमी को कर लेना, ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है। तो जनरली अगर आप देखोगे इंडिया में या किसी भी देश में, इसमें थोड़ा सा इंडिया की बात नहीं करते, तो जनरली क्या होता है कि उस गांव के, उस एरिया के, मान लो अब जैसे देखो, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल ले लो। वो पढ़ने में अच्छे थे, उनके अंदर टैलेंट था, तो वो इंदौर के महाराजा ने उनको पढ़ने के लिए लंदन भेजा, स्कॉलरशिप दी। अब वो बाबा साहब उस समय मान लो, चलो मेजर रहे माइनर रहे, वो इशू नहीं है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मान लो वो माइनर रहते, कोई माइनर रहते और टैलेंटेड थे, तब तो अब राजा साहब का कहना है कि भाई चलो मैं पढ़ा लिखा तो दे रहा हूं, बट जब पढ़ सेटल हो जाना, तब मेरा पैसा वापस कर देना। जाहिर सी बात है, इस पर मैं तैयार हूं। अब अगर मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लगाओगे, तब तो वो माइनर एग्रीमेंट वायर्ड है, तो उस समय तो माइनर और माइनर के खिलाफ स्टॉपल भी नहीं लगेगा। तो किया क्या जाए? अगर मान लो समाज में ऐसे ही मान लो किया जाए, तब तो कोई माइनर की हेल्प नहीं करेगा। मतलब ये मैं एक केस ले रहा हूं कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर आप उनको सेक्शन 10 पे टेस्ट करोगे तो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि कोई ना कोई इसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन 10 में उसको पूरा नहीं करते, या तो पार्टीज नहीं कंपिटेंट है, या तो कंसेंट नहीं फ्री है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि इस तरह के ऑब्लिगेशंस का होना समाज में जरूरी है। जैसे मान लो कोई सामान किसी का गिरा हुआ पा गया, पर्सन फाइंडर ऑफ द गुड, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो है नहीं, अब वो रिटेन कर रहा है, तो उसकी क्या लायबिलिटी होनी चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। मान लो पेरिसेबल नेचर की प्रॉपर्टी है जो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है, या कोई बड़ा इमोशनल ऑब्जेक्ट है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं सेक्शन 68 से लेके 72 तक, जिसको हम देखेंगे
चाहे वो पर्सन फाइंडर ऑफ द गुड है या माइनर की नेसेसिटीज को लेके है, कि टेक्निकली स्पीकिंग उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो नहीं सकता है, बट उसकी रिकॉग्निशन जरूरी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस दिया जाना जरूरी है, बेसिकली नेसेसिटी है। तो ऐसे ऑब्लिगेशंस को कहा जाता है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट प्योर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर। अच्छा देखो, एक ऑब्जेक्ट और भी है इसका, अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको इन्फोर्स तो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया गया किसी भी तरीके से, फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं, लेकिन इस ऐसे इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो होगा क्या कि कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन सोसाइटी में नहीं चल पाएंगे, या ऐसा होगा कि कोई आदमी जिसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उसको बेनिफिट मिल जाएगा, अनजस्ट इनरिचमेंट हो जाएगा। जस्ट इनरिचमेंट नहीं, एक होता है जस्ट इनरिचमेंट कि एक आदमी को कोई लाभ मिल रहा है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है, कोई चीज है जो उसको मिलनी चाहिए वो उसको मिल रही है, और एक है कि एक चीज है जो जिसका लाभ या जो चीज उसको नहीं मिलनी चाहिए फिर भी उसको मिल जा रही है, बिकॉज कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है या कुछ इस तरह का मामला है। तो अनजस्ट इनरिचमेंट को भी रोकने के लिए इस तरह के एप्लीकेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। आज मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं, कल वी विल स्टार्ट टुमारो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, they are the obligations, they have been recognized in the law from section 68 to 72 under Indian Contract Act because of certain necessities, certain circumstances, and अच्छा, सेकंड मीटिंग में है क्या कोई सेक्शन आई का? एनीवन इन सेकंड मीटिंग फ्रॉम सेक्शन आई? Am I audible in section second meeting? Yes, sir. Anyone from section I? No, sir. सबने लेफ्ट कर दिया है अटेंडेंस लिखकर। चैट बॉक्स में लिखा है? Yes, sir. एक मिनट, हाँ ठीक है, इट इज देयर। तो चलो सब, नाउ दिस इज द टाइम फॉर अटेंडेंस। अच्छा, सेक्शन एच की आज की क्लास कितने बजे से है? कोई क्लास है कि नहीं तुम लोगों की ऑफलाइन? है सर। 5:40 पे है ना? ठीक है। तो अच्छा, प्रीवियस टॉपिक से लेके अगर किसी को कोई इशू हो तो यू मे आस्क, अदरवाइज यू आर। एक मिनट, जरा अटेंडेंस ले लिया जाए, फिर डाउट पे बात करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो लोग रुके रहेंगे।
Am I audible? Yes, sir. एक मिनट, अभी जरा सेकंड मीटिंग ये चलो ऐसा, एक मिनट, फर्स्ट मीटिंग सेकंड लिंक सेक्शन एच. अभिनव कुमार सिंह. अभिनव कुमार सिंह, अभिषेक राम बदन, 608. चलो, आकाश कुमार, मुझे लग रहा है कि सारे लोगों का सेक्शन एच ही है, तो सेक्शन बोलने की जरूरत नहीं. अमित नारायण झा,